जय हिंद बच्चों, मैं AK ठाकुर। आप सभी को सुप्रभात। आज मेरा प्रथम वीडियो है यूट्यूब पे। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम गुरुकुल अध्ययन एवं प्रशिक्षण मंदिर है। तो आज मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं की गणित की प्रथम अध्याय का अध्ययन करवाऊंगा। तो किसी भी चीज़ को चैप्टर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाने से पहले हमें उसका प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज किसी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाने के लिए एक पेड़ के लिए जो जड़ का काम करता है वही काम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हमारे लिए करता है किसी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो उस पहला क्लास में हम लोग जो पहला वीडियो हम लोग का बनेगा फर्स्ट चैप्टर का, उसमें उसको हम 3 पार्ट में बांटेंगे। फर्स्ट पार्ट में आप लोगों का सिर्फ़ और सिर्फ थ्योरेटिकल क्लास होगा। सेकेंड पार्ट में आप लोगों को जो चैप्टर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसका आधा, और फिर आधा जो बच जाएगा वो अगले वीडियो में होगा। यानी 3 पार्ट में हम लोग बांट करके चलेंगे। तो जैसा कि पहले चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, तो हर एक जो शीर्षक होता है किसी भी चैप्टर का, उस चैप्टर का शीर्षक का बहुत ही गहरा मतलब होता है। पहले उस गहरे मतलब को हम लोग समझेंगे और तब जा कर के आगे हम लोग बढ़ेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे समझना चाहेंगे कि पहले वास्तविक संख्या होता क्या है। देखिए, वास्तविक एक अलग चीज़ और संख्या भी एक अलग चीज़ है। ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। वास्तविकता का मतलब हुआ रियलिटी, वास्तविक मतलब कि रियल चीज़, और संख्या मतलब कि नंबर। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि संख्या क्या होता है। तो संख्या एक अंदाज होता है जो यह बतलाता है कि किसी भी प्रश्न में उसमें उत्तर की संख्या कितनी होती है। संख्या ये होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी गिनती की संख्या को आगे बढ़ाते जाइए, ये संख्या कहलाएगी। ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो संख्या 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं, और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं वास्तविक संख्या क्या होता है। तो वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। किसको? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। जैसे 1/2, -5, √16, √5 इत्यादि। ठीक है। अब हम लोग समझते हैं काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं। इसकी सिर्फ हम लोग कल्पना करते हैं। इसके बारे में हम लोग 9, 10th या 10th तक के हमें इसके विषय में कुछ नहीं पढ़ना है। इसके विषय में शुरुआत यानी कि ABCD भी अगर इसके बारे में हमें जानना होता है तो 11th 12th में इसके बारे में पढ़ाया जाता है, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे काल्पनिक संख्या को ड्रॉप करते हैं। ओके। अब आते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या तो हम लोग जान लिए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं, पर इसमें 2 टाइप का नाम आया है। पहला परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्या भी 2 प्रकार का होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर Q जो होगा वह कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अब P/Q क्या है? तो P/Q को हम लोग आसान भाषा में भिन्न कहते हैं, और भिन्न में ऊपर वाले को अंश कहा जाता है जो कि यहाँ पे P है, और नीचे वाले को हर कहा जाता है जो कि यहाँ पर Q है। मतलब कहने का कि परिमेय संख्या उसको कहा जाएगा जिस संख्या का हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। या फिर ऐसा भी हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या ऐसी संख्या को हम लोग कहते हैं जिसका हम लोग पूर्ण वर्गमूल प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी संख्या को हम लोग पूर्ण वर्गमूल कहेंगे। जैसे 1/5, -10, √64। √64 का अगर हम पूर्ण वर्गमूल प्राप्त करें तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, इसलिए हम इसे परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है। अब आते हैं अपरिमेय संख्या पर। तो अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या को कहा जाता है जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, और इसका Q जो होगा, मतलब कि P/Q के रूप में तो लिखा ही नहीं जाएगा, तो Q 0 के बराबर ही माना जाएगा, और इसका पूर्ण वर्गमूल हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जैसे √5, -√10 इत्यादि। ओके।
अब हम लोग समझते हैं इसमें ये तो हम लोग परंपरागत तरीक़ा से जो परिभाषा हम लोग बचपन से या फिर हमारे पूर्वजों ने जो बताया, जो पढ़ा और हम लोगों को जो पढ़ाया, इस प्रकार से हुआ। लेकिन अब एक और दूसरे प्रकार से भी हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को परिभाषित कर सकते हैं। कैसे? तो परिमेय संख्या ऐसी संख्या को कहा जाता है जिसका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अशांत अनावर्ती होगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पर समझते हैं अभी फ़िलहाल कि शांत दशमलव प्रसार क्या होता है और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है। ठीक है, तो शांत दशमलव प्रसार ऐसी संख्या को कहा जाता है जिसमें हर से अगर अंश में भाग किया जाए तो वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, यानी कि शेषफल 0 आ जाए, तो हम उसको शांत दशमलव प्रसार कहेंगे। जैसे 2/8 है, अगर हम 2 में 8 से डिवाइड करें तो यहाँ पर 8 से 2 में भाग नहीं लगेगा, हम दशमलव दे करके 0 देंगे, अब भाग लगाएंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पर शेषफल 0 बचा, अब 8 से फिर 4 में भाग नहीं लगेगा, बट हम दशमलव दे चुके हैं तो हम चाहे जितना 0 उतार सकते हैं, उतार लिए। अब 8 का पारा 5 बार पढ़ेंगे, 8 पंचे 40, पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, शेषफल कुछ नहीं बचा, 0 हो गया। यानी कि इसको हम क्या कहेंगे? शांत दशमलव प्रसार कहेंगे। और अशांत आवर्ती क्या होता है? तो जैसे 1/3 है, यानी 3 से हमको 1 में डिवाइड करना है, तो 3 से 1 में डिवाइड करेंगे, नहीं लगेगा, दशमलव दे करके 0 उतारेंगे, 3 तिहाई 9 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 1, फिर 0 देंगे, फिर 3, फिर यहाँ पर 9 आ गया, फिर यहाँ पर 1, फिर 0 उतारेंगे, फिर 3, फिर यहाँ पर 9 आया, फिर 1। इस तरह से इसका भागफल जो है कभी भी न तो कोई दूसरा संख्या आएगा भागफल में और ना ही ये संख्या कभी रुकेगी, ये हमेशा बढ़ती ही जाएगी, यानी कि बार बार रिपीट होती रहेगी। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे? अशांत आवर्ती कहेंगे। तो इस प्रकार के मतलब कि जो भी दशमलव प्रसार शांत होगी या अशांत आवर्ती होगी उसको हम परिमेय संख्या मानेंगे। अब आते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या को कहेंगे आधुनिक परिभाषा के रूप में जिस संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत अनावर्ती होगा, उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, तो जैसे √2, √6 इत्यादि। जैसे √2 का अगर हम वर्गमूल अगर हम निकालें तो 1.4142 आएगा। ये संख्या ऐसी संख्या होती है जो आगे तक रिपीट नहीं होगी, एक संख्या बार बार रिपीट नहीं होगी, लेकिन ये इसका दशमलव प्रसार शांत भी नहीं होगा। मतलब इसको हम अगर भागफल निकालें तो ये पूरी तरह से डिवाइजेबल भी नहीं होगा। तो ऐसी संख्या को हम अशांत अनावर्ती कहेंगे और अशांत अनावर्ती को ही हम अपरिमेय संख्या भी कहते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि परिमेय संख्या कितने प्रकार के होते हैं। परिमेय संख्या निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं, भिन्न और दूसरा पूर्णांक। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि परिमेय संख्या में भिन्न क्या होता है और फिर हम लोग समझेंगे पूर्णांक क्या होता है। तो भिन्न ऐसी संख्या को कहा जाता है जो हमें यह बतलाता है कि किसी संख्या में उसका कितना भाग उसमें है। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे? भिन्न कहेंगे। जैसे 1/2 हो गया, -5/10 हो गया इत्यादि। इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q जो होगा वो कभी भी बराबर के 0 के बराबर नहीं होगा। ओके, अब हम लोग समझते हैं कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। तो भिन्न भी लगभग कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से मुख्यतः हम लोग को यही सब पढ़ना है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला भिन्न है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न ऐसे भिन्न को कहा जाता है जिस संख्या में दशमलव आए और उसको हम P/Q के रूप में लिख पाएँ, तो ऐसे भिन्न को हम दशमलव भिन्न कहेंगे। जैसे 0.5, अगर हम 0.5 को लिखना चाहे P/Q के रूप में, तो इस दशमलव को उड़ाने के साथ में इसके हर के रूप में 1 दे देंगे और दशमलव के बाद जितना अंक ऊपर में होगा उतना 0 नीचे में दे देंगे, तो ये आ जाएगा 5/10 जो कि P/Q के रूप में आ गया। तो ऐसे भिन्न को हम क्या कहेंगे? दशमलव भिन्न कहेंगे। अब समझते हैं साधारण भिन्न क्या होता है। साधारण भिन्न ऐसे भिन्न को कहा जाता है जिसका पूर्ण भाग किसी और संख्या में समाहित नहीं होता है, यानी उस संख्या में पूरी तरह से वह नहीं आता है। तो ऐसे भिन्न को हम साधारण भिन्न कहते हैं। जैसे 4/5, 5/9, इस प्रकार के भिन्न को हम क्या कहेंगे? साधारण भिन्न। अब तीसरा है उचित भिन्न। उचित भिन्न ऐसे भिन्न को कहा जाता है जिसका हर जो होता है वह अंश से बड़ा होता है, अर्थात इसमें अंश जो होगा वह हर से छोटा होगा। जैसे 2/5, 3/11 इत्यादि। इसमें देखेंगे, गौर करेंगे तो अंश 2 है और हर 5 है, जो कि हर 5 से 2 छोटा है और 5 जो है वह 2 से बड़ा है, यानी कि हर जो है अंश से बड़ा है।
इसी प्रकार 3/11 भी है। अब हम लोग जानते हैं चौथा प्रकार अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या होता है? तो अनुचित भिन्न ऐसे भिन्न को कहा जाता है जिसका अंश हर से बड़ा होगा, अर्थात जिसका हर जो होगा वह अंश से छोटा होगा, तो ऐसे भिन्न को हम क्या कहेंगे? अनुचित भिन्न कहेंगे। जैसे 5/2, 11/10, इसमें देखेंगे तो यहाँ पे हर अंश से छोटा है, तो ऐसे भिन्न को हम क्या कहेंगे? अनुचित भिन्न कहेंगे। और पांचवा प्रकार है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न ऐसे भिन्न को कहा जाता है जिसमें एक ऐसे भिन्न को कहा जाता है जिसमें साधारण संख्या और उचित भिन्न का मिश्रण होता है। साधारण संख्या और उचित भिन्न का मिश्रण होता है, तो ऐसे भिन्न को हम क्या कहते हैं? मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे 1.1/4, 5.2/10। तो ऐसे इस प्रकार से हम लोगों ने समझ लिया कि परिमेय संख्या का एक पार्ट जो कि भिन्न है वो भी कितने प्रकार के होते हैं, उसका परिभाषा के साथ साथ उदाहरण को भी हम लोगों ने समझा। अब हम लोग समझते हैं कि परिमेय संख्या का जो दूसरा पार्ट है पूर्णांक, वो क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है। तो पूर्णांक ऐसी संख्या को कहा जाता है जिसके सामने धन चिन्ह या ऋण चिन्ह लगा हुआ हो, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। अब पूर्णांक 3 तरह के होते हैं। पहला ऋणात्मक पूर्णांक जिसको इंग्लिश में निगेटिव इंटीजर कहा जाता है, और दूसरा शून्य पूर्णांक जिसको जीरो इंटीजर कहा जाएगा, और तीसरा धनात्मक पूर्णांक जिसको पॉजिटिव इंटीजर कहा जाएगा। अब हम लोग समझते हैं कि ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है। तो ऐसा पूर्णांक जिसके सामने ऋण चिन्ह अर्थात माइनस का चिन्ह लगा हुआ हो, उसे हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे -5, -4, -3, -2, -1 इत्यादि। ओके, अब हम लोग जानते हैं शून्य पूर्णांक क्या होता है। तो शून्य का भी अगर हम परिभाषा दें तो शून्य पूर्णांक तो है, पर यह न तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। तो इस संख्या को इसीलिए शून्य पूर्णांक कहा जाता है, इस पूर्णांक को। ओके, अब हम लोग तीसरा समझते हैं धनात्मक पूर्णांक। ऐसा पूर्णांक जिसमें धन चिन्ह अर्थात प्लस का चिन्ह लगा हुआ हो, उसे हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इन सब के सामने कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो हम प्लस का चिन्ह मानते हैं, और ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे? धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। तो अब हम लोग समझेंगे इस चैप्टर को, पहला चैप्टर जिसका नाम वास्तविक संख्या है। इस चैप्टर को समझने के लिए कुछ और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होना हमारे लिए ज़रूरी है, जिसमें से सबसे पहले ऊपर में आता है प्राकृत संख्या। सबसे पहले समझते हैं प्राकृत संख्या क्या होता है। तो प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को कहा जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इससे आगे आप जितना बढ़ते चले जाइए, इन सभी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या कहेंगे। ठीक है। अब है दूसरा पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में होल नंबर कहा जाता है, और प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर कहा जाता है, जिसको हम n से निरूपित कर सकते हैं, और पूर्ण संख्या को होल नंबर कहा जाता है, जिसको हम w से निरूपित कर सकते हैं। होल नंबर क्या होता है? तो होल नंबर जब गिनती की संख्या को 1 से शुरू ना करके हम अगर 0 से शुरू करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या कहेंगे। मतलब पूर्ण संख्या 0 से शुरू होगा, इसमें गिनती की संख्या भी शामिल हो जाएगी। ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। यहाँ पर बच्चों 2 सवाल आता है। पहला सवाल कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है, या दूसरा क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हो सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, जबकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। तो प्राकृत संख्या में 0 नहीं आएगी, इसलिए हम सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या नहीं कह सकते हैं। परंतु वही अगर हम पूर्ण संख्या को देखें तो 0 से शुरू होती है, और प्राकृत संख्या जब 1 से शुरू होती है, तो यह पूर्ण संख्या में सभी प्राकृत संख्याएं आ जाती हैं। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। ओके, अब कुछ और भी संख्याएं हैं जिनको थोड़ा सा समझ लेना ज़रूरी है, समझ लेते हैं उसको भी। पहला संख्या जैसे सम संख्या, जिसको इंग्लिश में इवन नंबर कहा जाता है। सम संख्या ऐसी संख्या को कहा जाता है जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए, जैसे कि 2, 4, 6, 8। अब ये संख्या धनात्मक या ऋणात्मक कोई भी हो सकती है। ओके, अब आते हैं विषम संख्या, जिसको इंग्लिश में ओड नंबर कहा जाता है। ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग न लगे, तो ऐसी संख्या को हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3, 7, 9, और ये भी संख्या धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। मतलब कोई भी संख्या प्लस में या माइनस में हो, अगर उसमें 3 से पूरा भाग नहीं लगे, 2 से पूरा भाग नहीं लगेगा, तो हम उसे विषम संख्या कहेंगे। अब कुछ और भी संख्याएं हैं, जैसे कि अभाज्य या रूट संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या को कहा जाता है जिसमें स्वयं
और 1 के अलावा किसी और संख्या से उसमें भाग नहीं लगती हो तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 2 में या तो स्वयं यानी कि 2 से ही भाग लगेगा या 1 से भाग लगेगा। 3 में या तो स्वयं यानी कि 3 से ही भाग लगेगा या केवल 1 से भाग लगेगा। 7 में केवल या तो 7 से भाग लगेगा या 1 से भाग लगेगा। 11 या तो 11 से भाग लगेगा या फिर केवल 1 से भाग लगेगा। इसलिए ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। ओके, और दूसरा है यौगिक या भाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहा जाता है। जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10 यानी कि ऐसी संख्या जिसमें 1 और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी भाग लग जाए तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहेंगे। जैसे 4, 6, 8, 9, 10। 4 में 1 से भी भाग लगेगा, 4 से भी भाग लगेगा, 2 से भी भाग लगेगा। उसी तरह से 6 में 1 से भी भाग लगेगा, 6 से भी भाग लगेगा और 2 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा। तो इस प्रकार की संख्या को हम क्या कहेंगे, यौगिक संख्या या भाज्य संख्या कहेंगे। और ये दोनों संख्या मतलब अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या ये माइनस में नहीं होती है, मतलब कि ऋणात्मक पूर्णांक वह सब नहीं होगा, सभी धनात्मक पूर्णांक ही होंगे। अब आते हैं असहभाज्य संख्या। असहभाज्य संख्या ऐसी संख्या को कहा जाता है जो जिन दो संख्याओं का HCF 1 निकलता है, इन दोनों संख्याओं को हम क्या कहेंगे, ग्रुप को क्या कहेंगे, हम असहभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 4, 7, 9, 11। अगर 4, 7 का HCF हम निकालें तो यहाँ पे 1 निकलेगा, 9, 11 का HCF निकालें तो 1 निकलेगा। यानी कि जब दो संख्याओं में केवल 1 कॉमन हो तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे, असहभाज्य संख्या कहेंगे। अब इस चैप्टर को समझने के लिए बस कुछ चीज़ें ही बची हुई है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में, जिनमें से ये सारा चीज़ आता है। इन सारे चीज़ों को अगर हम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद उस चैप्टर को बनाने में हमें ज़रा सा भी कहीं से भी कोई दिक्कत या कन्फ्यूज़न नहीं होने वाली है। सारा क्लियर कर लेंगे हम लोग कन्फ्यूज़न को, और उसके बाद जा कर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को बनाना शुरू करेंगे। तो उसी चैप्टर को समझने के लिए, इसमें समझने के लिए एल्गोरिदम को समझना भी ज़रूरी होता है। एल्गोरिदम क्या होता है? तो एल्गोरिदम एक चरणबद्ध प्रक्रिया होता है जो गणित की समस्याओं को हल करने में काम आती है। क्या होता है? एक चरणबद्ध प्रक्रिया होता है, मतलब स्टेप वाइज स्टेप। जैसे कि हम लोगों को अगर सीढ़ी पे चढ़ना होता है तो हम लोग एक सीढ़ी पर पैर रखते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से हम लोग करके छत पे चढ़ पाते हैं। तो उसी तरह से किसी भी मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें हर एक स्टेप वाइज चलना पड़ता है, ताकि उसका आंसर भी मिल जाए और क्लियर समझ में आ जाए, कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो इसी प्रकार एल्गोरिदम वही होता है, एक चरणबद्ध प्रक्रिया होता है जो गणित की समस्या को हल करने में मदद देता है। ओके, अब हम लोग समझते हैं प्रमेयिका या लेमा क्या होता है। तो प्रमेयिका या लेमा एक सिद्ध कथन होता है, यानी पहले से ही सिद्ध किया हुआ रहता है और यह दूसरे कथन को सिद्ध करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है। तो एल्गोरिदम तो हम लोगों ने अभी जाना कि एक चरणबद्ध प्रक्रिया है गणित की समस्याओं को हल करने का, और विभाजन मतलब कि भाग प्रक्रिया, यानी कि भाग प्रक्रिया को सॉल्व करने का प्रक्रिया। ये हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, जो कि है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जोड़ शेष। इसी को विभाजन एल्गोरिदम में a बराबर BQ प्लस R कहा गया, जहां 0 या तो बड़ा होगा या बराबर होगा R के, और R जो होगा वह छोटा होगा किससे? B से। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, जैसे कि हम लोग भाग लगाते हैं, तो भाग जैसे 8 से अगर हम 10 में भाग लगाएं तो 8 एकम 8, 10 में से 8 घटा 2 बचा यहाँ पे। अब हम लोग 8 से 2 में भाग क्यों नहीं लगा सकते हैं? लगा तो सकते हैं पर वो दशमलव में चला जाएगा, लेकिन हम लोग को दशमलव में नहीं जाना है। यहाँ पे 8 से हम 2 में इसलिए भाग नहीं लगा सकते क्योंकि शेषफल जो है वह भाजक से अब छोटा हो गया। तो शेषफल जैसे ही भाजक से छोटा होता है, उसके बाद हम क्या करते हैं? भाग लगाना बंद कर देते हैं। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि शेषफल जो होगा या तो 0 होगा, या फिर यानी कि पूरा का पूरा यहाँ पे कट जाएगा, या फिर शेषफल जो होगा वो 0 से बड़ा होगा। तो 0 से बड़ा हो गया, लेकिन वही शेषफल जो होगा जब भाजक से छोटा हो जाएगा, जब देखिए यहाँ पे देख लीजिए, शेषफल जो है वह भाजक से छोटा हो गया, इसलिए हम लोगों ने भाग लगाना बंद कर दिया। तो इसीलिए विभाजन एल्गोरिदम बताता है हमें कि a बराबर BQ प्लस R होता है, जहाँ पर 0 बड़ा या बराबर R छोटा
बी होता है। ओके, अब हम लोग समझते हैं अगला टॉपिक जो कि लास्ट है। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे, जिसका नाम है विरोधाभास द्वारा प्रमाण। विरोधाभास मतलब किसी चीज़ के प्रति विरोध खड़ा करना और उसका प्रमाण यानी कि सबूत देना। मतलब कहने का, इसमें किसी सही चीज़ को हम लोगों को सही प्रूफ करने के लिए गलत मानना पड़ता है और तब जा कर के हम लोग उसको सही प्रूफ करते हैं। इसे हम विरोधाभास द्वारा प्रमाण कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि हमें दो बच्चों में हमें ये पता करना है कि कौन सही, मतलब कि एक बच्चा सही है और दूसरा बच्चा गलत है। तो एक बच्चा बोल रहा है कि हम सही हैं, हम जानते हैं कि वो सही है, पर किस हिसाब से वह सही है ये हम लोगों को प्रूफ करना होगा। तो हम लोग उसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक गलत बच्चे से उसका तुलना करेंगे। गलत बच्चा में जो सारा गुण होगा, अगर वही गुण उसमें होगा इसका मतलब वो गलत। लेकिन अगर गलत बच्चा वाला जो भी गुण है वो सारा गुण अगर उस बच्चे में नहीं होगा, इसका मतलब है वो बच्चा सही है। तो हम लोग प्रूफ करके मान करके चलेंगे कि मान लेते हैं कि वह लड़का गलत है। ठीक है, तो गलत वाला गुण क्या क्या होता है, जैसे कि वह नशा करेगा, बड़ों का बात नहीं मानेगा। ये सारा गुण अगर उस सही वाले बच्चे में पाया जाएगा तो वो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर ये सारा गुण अगर उसमें नहीं पाया जाएगा तो हम उसको क्या कहेंगे कि नहीं, ये सही बच्चा है। तो इसी तरह से हमें विरोधाभास द्वारा प्रमाण, जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो सही चीज़ को पहले हमें गलत मानना पड़ेगा इसमें, और तब जा कर के हमें ये प्रूफ करना होगा कि हाँ ये चीज़ सही था। ओके, तो हम लोगों का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अब लगभग क्लियर हो चुका है। इस चैप्टर में जितने भी थ्योरेटिकल हम कॉन्सेप्ट चाहिए था वो सारा हम लोग कर चुके हैं। अब आप लोग जब भी वीडियो देखने के लिए बैठे, पढ़ने के लिए बैठे, तो उस समय एक पेन और कॉपी हमेशा साथ में लेकर के ज़रूर बैठे, ताकि आपको जो भी इम्पोर्टेंट लगे उस चीज़ को आप नोट करते जाए, लिखते जाए, ताकि बाद में भी अगर आप समझना चाहे तो एक नज़र देखें और सारा क्लियर हो जाए। इसलिए हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट यहाँ पे समाप्त होता है और इस वीडियो का अंत भी यहीं पे होता है। जय हिंद दोस्तों। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम लोग इसी चैप्टर का प्रश्न नंबर 1 प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। जय हिंद।